हेलो एवरीवन, दिस इज शनीला एंड आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एडिशिनो। आज हम लोग टीजीटी पीजीटी आर्ट के क्वेश्चंस करेंगे और इन क्वेश्चंस को डिस्क्रिप्शन के साथ हम लोग करेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन से आपके लगभग 4 क्वेश्चंस यहाँ पर निकलने वाले हैं। यानी कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लगभग आपके 4 क्वेश्चन ज़रूर निकलेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे होंगे, वहाँ जितने भी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके बन रहे होंगे तो उसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपको याद रखना है, ये चाहे आप टीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हो चाहे आप पीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हो, तो ये सबके लिए ही इंपॉर्टेंट है। टीजीटी में आपको मैं बता दूं कि इंडियन आर्ट ज़्यादा पूछी जाती है और वेस्टर्न आर्ट थोड़ी सी कम पूछी जाती है। पीजीटी में वेस्टर्न आर्ट ज़्यादा पूछी जाती है, इंडियन आर्ट थोड़ी सी कम पूछी जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना, टीजीटी के लिए आपको इंडियन को ज़्यादा पढ़ना है और पीजीटी के लिए आपको वेस्टर्न को ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन पढ़ना आपको दोनों ही है, बस कम ज़्यादा का रेशियो हो सकता है, लेकिन पढ़ना आपको दोनों ही है। ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन आपका अक्सर कमेंट में पूछा जाता है कि हरियाणा के लिए इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, या केवीएस के लिए, एनवीएस के लिए। तो जितने भी आपके आर्ट से रिलेटेड जो एग्जाम है टीजीटी लेवल के, तो वो सबके लिए, यानी कि जो वीडियो है सबके लिए ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं वो भी आपको उतने ही जो है फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अवनीनाथ ठाकुर के बारे में पढ़ाया, नंदलाल बोस के बारे में पढ़ा। अब देखिए, अगर आप हरियाणा का सिलेबस उठा के देखिए, या यूपी का सिलेबस उठा के देखिए, या राजस्थान का सिलेबस उठा के देखिए, तो क्या उसमें अवनीनाथ ठाकुर नहीं है? क्या उसमें नंदलाल बोस नहीं है? क्या उसमें शैलेंद्र नाथ डे नहीं है? क्या उसमें अजंता गुफा नहीं? क्या उसमें बाघ गुफा नहीं? तो यानी कि ये सारे ही टॉपिक आपको उसमें भी मिल जाएंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत जो है वेरिएशन हो सकता है, लेकिन लगभग आपका सिलेबस सेम ही रहता है। तो इस तरीके से आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। इतने ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग करते हैं, तो अब उसमें मैं सब आंसर देने, मतलब कैसे मैं दूँ, मतलब सबको कमेंट में आंसर देना क्या है, पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी, सबके लिए ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, हालांकि ये अलग बात है, यूपी टीजीटी के जो अभी वैकेंसी निकली थी वो फिलहाल तो कैंसिल हो गई है, लेकिन फिर से आएंगी, तो आपको पहले से ही प्रेपरेशन करनी है। जाहिर सी बात, ऐसा तो है नहीं एग्जाम आएगा, पेपर होगा, फॉर्म पड़ेगा तभी आप तैयारी करेंगे, तो ऐसा तो है नहीं 2 महीने में प्रेपरेशन हो जाती है। तो ये तो आपको सबको पता है कि 2 महीने में प्रेपरेशन होती नहीं है। ठीक है, और आपको पता है कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट होने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कंपटीशन भी अच्छा खासा होने वाला है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान दें। हम लोग क्या करते हैं, जो है मतलब प्लानिंग बहुत करते हैं, ऐसे करेंगे और पढ़ते कम है। तो पढ़ने पर हम लोग यहाँ पर फोकस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। काफ़ी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दी। ठीक है, आपको चीज़ें क्लियर होंगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं वीडियो में आपको बताऊंगी। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको आंसर देती भी हूँ। यानी कि जो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट, जैसे कि आप लोग बहुत ज़्यादा जब कंफ्यूज होते हैं तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी आंसर देती हूँ। सबके आंसर देना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं देने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, लावण्य किसे कहते हैं? तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, लावण्य किसे कहते हैं? ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, सुंदरता है, रूपशशि है, बाह्य सौंदर्य व्यंजन है, या सौंदर्य प्रकाशन है। तो इस तरीके से यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो चारों ऑप्शंस को हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लावण्य की बात कही गई, तो लावण्य किसके लिए आ जाता है? बाह्य सौंदर्य व्यंजन के लिए आ जाता है। ठीक है, तो लावण्य किसके लिए आता है? बाह्य सौंदर्य व्यंजन के लिए आता है। ये आपको चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर जो लावण्य है ये कहाँ से लिया गया, यानी कि क्वेश्चन कहाँ से पुटअप किया गया, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको 6 अंक के बारे में पढ़ाया था, 6 अंक, चित्रकला के 6 अंक के बारे में पढ़ाया था, जो कामसूत्र, ठीक है, जो आपको बताया था मैंने, जो कामसूत्र है, कामसूत्र किसकी है, याद रखिएगा, कामसूत्र किसकी है? तो ये है आपकी वात्स्यायन की, यानी कि जो कामसूत्र है पुस्तक जो है वो किसकी है? वात्स्यायन की है। ठीक है, तो यहाँ पर वात्स्यायन की, 1 मिनट, वात्स्यायन ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कामसूत्र किसकी हो जाएगी? वात्स्यायन की हो जाएगी। ठीक है, तो कामसूत्र जो पुस्तक है वो किसकी है? वात्स्यायन की। इसमें कितनी कलाओं का जिक्र है? इसमें 64 कलाओं का जिक्र है। ठीक है, वात्स्यायन में 64 कलाओं का जिक्र है। इसमें जो चौथे नंबर की कला है, जो चौथे नंबर की कला है वो कौन सी? आलेख है। चौथे नंबर की जो कला है वो कौन सी? आलेख की कला है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हुई। अब इसी आलेख का टीका किसने किया है? यशोधर पंडित ने किया है। किसने किया है? यशोधर पंडित ने किया है। ठीक है, तो यशोधर पंडित ने किया है कामसूत्र, यशोधर पंडित ने किया है किसका टीका? आलेख का टीका किस नाम से किया है? जय मंगला के नाम से किया। ठीक है, तो यहाँ पर जय मंगला के नाम से किया है। ठीक है, 1 मिनट रुकिए।
तो यहाँ पर जय मंगला आपको याद रखना है, मंगला ये आपका क्या है, गा है। ठीक है, तो जय मंगला नाम से किया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज़ मैंने बताई आपको, ये चीज़ ध्यान रखना, क्या चीज़ मैंने बताई कि जो 6 अंग हैं, यानी कि मैंने सबसे पहले बताया जो काम सूत्र है वो किसकी है, वात्स्यायन की, जिसमें 64 कलाओं का जिक्र है, जिसमें कितनी कलाओं का जिक्र है, 64 कलाओं का जिक्र है। ठीक है, 64 कलाओं का है। ठीक है, उसमें जो चौथे नंबर की जो कला है वो कौन सी, आलेख्य है। जो चौथे नंबर की कला है वो कौन सी है, वो आलेख्य है। वो आपको चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, चौथे नंबर की जो कला है वो कौन सी, आलेख्य है। इसी आलेख्य का टीका किसने किया है, यशोधर पंडित जी ने किया है। किस नाम से किया है, जय मंगला नाम से किया है। ठीक है, इसी जय मंगला में जो ये 6 अंग हैं, रूप भेदा प्रमाणानि, यानी कि आपको ये श्लोक याद होगा, तो इसमें जो 6 अंग हैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, यानी कि उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसको वर्णन किया है, कि मतलब उसको डिटेल में बताया गया है। जय मंगला में सिर्फ क्या है, 6 अंगों का डिस्क्रिप्शन दे रखा है। ठीक है, तो वो 6 अंग कौन कौन से, ये भी आपको याद रखने, वो 6 अंग कौन कौन से हैं। तो पहला कौन सा, देखिए यहाँ पर मैं क्वेश्चंस को इस तरीके से लेके चलूंगी, जो नया कैंडिडेट होगा, जो नया व्यूअर्स होगा, जो नया स्टूडेंट होगा, अगर वो भी पढ़ रहा हो तो उसको भी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाए। हालांकि मैंने 6 अंग यानी चित्रकला के जो षडंग हैं उस पर एक वीडियो अपलोड कर रखा है। ठीक है, तो वो आप उसको देख लीजिएगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये टॉपिक आपका पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में गलत कर देते हैं, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर चीज़ें क्लियर करते हैं। तो पहले नंबर में क्या दिया है, तो पहले नंबर में आपको याद रखना क्या दिया, 1 मिनट रुकिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर पहले नंबर पे क्या दिया है, 1 मिनट, हाँ, तो पहले नंबर में क्या दिया है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है रूप हो जाएगा। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, प्रमाण हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, भाव हो जाएगा, यानी कि श्लोक आपको याद कर लेना। चौथा क्या हो जाएगा, लावण्य हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, सादृश्य हो जाएगा, सादृश्य। और छठा क्या हो जाएगा, वर्ण का भंगा। ठीक है, ये वर्ण का भंग। ठीक है, तो वर्ण का भंग यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, तो यहाँ वर्ण का भंग हो जाएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एंड छठा। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि लावण्य किस नंबर पे आता है, तो किस नंबर पे आएगा, चौथे नंबर पे। तो इस तरीके से आपको सीरियल भी याद रखना है। रूप किस नंबर पे आएगा, पहले नंबर पे। सादृश्य किस नंबर पे आएगा, तो क्या कहते हैं, 5वें नंबर पे। यानी कि आपको ये जो है 6 के 6 जो अंग हैं उसको आपको सीरियल वाइज याद रखना है। ठीक है, तो लावण्य किस नंबर पे आएगा, तो ये चौथे नंबर पे आएगा। और इसका मीनिंग क्या होता है, बाह्य सौंदर्य व्यंजन। ठीक है, यानी कि बाह्य सौंदर्य की के बारे में बताने, यानी कि जो बाहरी रूप से इंसान, जैसे कि कोई पिक्चर बनाते हैं, वो बाहरी रूप से उसमें क्या डालते हैं, जो सौंदर्य, जो उसमें ब्यूटी होती है, जो खूबसूरती होती है, उसको निखारने का काम कौन करता है, लावण्य करता है। यानी कि एक चित्र में लावण्य का होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो 6 अंग हैं उसमें जो है लावण्य भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कहते हैं ना, कोई लड़की, अगर कोई खूबसूरत सी लड़की है तो अच्छी होती है, तो अलग बात है। लेकिन किसी लड़की के देखा होगा आप, कोई लड़की होती तो वो चाहे वो नाक नक्शा फीचर्स इतने खूबसूरत ना हो, लेकिन उसके चेहरे में अजीब सी तेज चमक टाइप में लगती है, तो उसी को हमें कह सकते हैं लावण्य, यानी कि नमक। यानी कि ज़रूरी नहीं कि वो लड़की गोरी हो, उसके आंखें बिल्कुल बहुत खूबसूरत सी हो, नाक पतली हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा लड़की सांवली भी होती है, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी कशिश टाइप में लगती है, तो उसी को यहाँ पर हम उससे रिलेट कर सकते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1 मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रविन्द्रनाथ की पहचान किस रूप में हुई, आपको बताना है। जो ये क्वेश्चन नंबर 2 है इसके बारे में आपको बताना है कि रविन्द्रनाथ की पहचान किस रूप में हुई। देखिए, यहाँ पर ये लाइव क्लास नहीं चल रहा है, तो आप वीडियो को पॉज करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिर आप पूरा वीडियो देखिए, मतलब पूरा वीडियो देखिए, फिर उसमें देखिए आपने कितने क्वेश्चन का आंसर सही किया है, क्योंकि आपको खुद को बताना होता है कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। आपको मुझे नहीं बताना है, आपको खुद को बताना है। मान लीजिए यहाँ पर 15 क्वेश्चन है, तो आप 15 क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ये आपको खुद बताना है। तो वीडियो को वहां पर आप पॉज किया करिए और आंसर दिया करिए, फिर आप चेक किया करिए कि आप कितने क्वेश्चंस का आंसर सही दे पा रहे हैं। या फिर आपको नहीं कमेंट बॉक्स में करना तो कोई पेज ले लीजिए, उस पर आप आंसर करिए, फिर आप कैलकुलेट करिए कि कितने नंबर आपके सही आ रहे हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा। अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आप अपनी जो लर्निंग की स्पीड है थोड़ी सी तेज कर दीजिए, अगर ठीक ठीक आ रहे हैं तो आप जैसे चल रहे हैं वैसे आप चलते रहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रविन्द्रनाथ की पहचान किस रूप में हुई, ये आपको बताना है। रविन्द्रनाथ जो है वो आपको बताना किस
रूप में हुई। तो देखिए चित्रकार ऑप्शन है, मूर्तिकार है, कवि है, कहानीकार है। नहीं, इसमें पूछा गया किस रूप में नहीं हुई। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ की जो पहचान है किस रूप में नहीं हुई ये आपको बताना है। तो ये चित्रकार भी थे, ठीक है, आपको पता अच्छे से, ये कवि भी थे और कहानीकार भी थे। तो यहाँ पर जो मूर्तिकार ऑप्शन है ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन यानी कि मूर्तिकार नहीं थे। लेकिन ऑप्शन कौन सा राइट होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो रविन्द्रनाथ की पहचान मूर्तिकार के रूप में नहीं हुई, ये क्या है, कहानीकार भी थे, ठीक है, चित्रकार भी थे, कवि भी थे, यानी कि कई फील्ड में इन्होंने अपना योगदान दिया है। हालांकि इन्होंने जो चित्रकारी है बहुत टाइम के बाद में शुरू की है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो है चित्रकार के रूप में भी फेमस है, लेकिन यहाँ पर कवि कहानीकार के रूप में ज़्यादा फेमस है। ये चीज़ यहाँ पर आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये मूर्तिकार नहीं थे। ठीक है, तो ये मूर्तिकार नहीं थे। अब आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि क्वेश्चन पूछा जो नंदलाल बोस हैं, यानी कि नंदलाल बोस भी क्या कहते हैं अवनीनाथ के शिष्य में आते हैं। तो जो नंदलाल बोस ने इनकी कई कृतियों पे चित्रांकन किया है। तो किसने, नंदलाल बोस ने इनकी कई कृतियों पे चित्रांकन किया है। तो इनकी जो एक फेमस कृति है कौन सी, गीतांजलि, किसकी है ये, गीतांजलि किसकी है, तो ये है आपकी रविन्द्रनाथ टैगोर की है। तो रविन्द्रनाथ की जो फेमस कृति है गीतांजलि, तो गीतांजलि पर चित्रांकन किसने किया, नंदलाल बोस ने किया है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आई थिंक, ठीक है। तो गीतांजलि पर चित्रांकन किसने किया है, तो नंदलाल बोस ने किया है, यानी कि बहुत सी कृतियों पे किया है, लेकिन इसमें जो फेमस कौन सी है, तो गीतांजलि आपको याद रखना है। ठीक है, तो गीतांजलि आपको अच्छे से यहाँ पर याद रखना है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने देखा क्या चीज़ में, रविन्द्रनाथ के बारे में गीतांजलि भी देख लिया मैंने, ठीक है, हम लोगों ने देख लिया, और मैंने ये भी देखा, यानी कि मैंने आपको ये भी बताया कि गीतांजलि पे चित्रांकन किसने किया है, नंदलाल बोस ने किया है। नंदलाल बोस, अगर कोई भी रविन्द्रनाथ की कृति है ऑप्शन में नंदलाल बोस है तो वहाँ पर आप थोड़ा सा रुक जाइएगा, वहाँ पर देख लीजिएगा क्वेश्चन क्या है, तो आपको नंदलाल बोस पे ही आंसर लगाना है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। एक मिनट, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोने चांदी के रंगों का प्रयोग किस शैली में हुआ है। ठीक है, तो बताना आपका जो सोने चांदी, यानी कि सोने चांदी का मतलब क्या है, यानी गोल्डन कलर्स का। तो सोने चांदी के रंगों का प्रयोग किस शैली में हुआ है ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन है पहाड़ी शैली, बंगाली शैली, दक्षिणी शैली या पाल शैली। तो यहाँ पर दक्षिणी बोलो दक्षिणी बोलो एक ही चीज़ है। ठीक है, तो पहाड़ी शैली, बंगाली शैली, दक्षिणी शैली या पाल शैली। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यानी कि सोने चांदी के रंगों का प्रयोग जो हुआ है वो दक्षिणी शैली में हुआ है, दक्षिणी शैली में हुआ है या दक्षिणी शैली में हुआ है। ठीक है, दक्षिणी दक्षिणी बात एक ही। ठीक है, तो आपको सोने चांदी को याद रखना है किसमें, दक्षिणी शैली में याद रखना है, दक्षिणी शैली में याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो दक्षिणी शैली है इसमें सबसे ज्यादा किस वृक्ष का, पेड़ का, ठीक है, यानी किस जो है ट्री का, ठीक है, किन तरीके के ट्रीज का या किस तरीके के वृक्षों का यूज हुआ है। तो आपको याद रखना नारियल, आपको क्या याद रखना, नारियल, ठीक है, और दूसरा क्या याद रखना है आपको, ताड़। ठीक है, नारियल और ताड़ आपको याद रखना है। ठीक है, नारियल और ताड़ आपको याद रखना है कि दक्षिणी शैली में नारियल के पेड़ों का और ताड़ के पेड़ों का जो है ज़्यादा चित्रांकन हुआ है। और इसमें जो हाशिए बनाए जाते हैं, हाशिए क्या होते हैं, जैसे कि ये जो आपने देखा होगा जो कॉपी के इस साइड में जो ये स्पेस होता है उसको बोलते हैं हाशिए बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हाशिए हैं वो भी क्या हैं, बहुत ज़्यादा मतलब गोल्डन कलर से बनाए गए हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना जो हाशिए हैं वो सुनहरे रंगों से बनाए गए हैं, गोल्डन कलर से बनाए गए हैं। तो हाशिए कैसे बनाए गए हैं, गोल्डन कलर से बनाए गए हैं और नक्काशीदार। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना नक्काशीदार बनाए गए हैं। ठीक है, तो हाशिए गोल्डन कलर से और नक्काशीदार बनाए गए हैं किसमें, दक्षिणी शैली में। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है, दक्षिणी शैली में किस पक्षी का सर्वाधिक चित्रण किया गया है। अब यहाँ पर बताना, देखिए अभी मैंने वृक्ष बताया था आपको, यहाँ पर मैंने वृक्ष के बारे में बताया था, कलर हो गया, गोल्डन कलर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पूछा गया है किस तरीके के पक्षी का यहाँ पर चित्रांकन सबसे ज्यादा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ही पक्षी का यूज हुआ, ये नहीं हो सकता, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा किस पक्षी का चित्रांकन किया गया है, चित्रण किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या, कबूतर है, तोता है, मैना है, मोर है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी यानी कि मोर, सबसे ज्यादा यहाँ पर मोर का यूज हुआ है। तो आपको मोर याद रखना है कि दक्षिणी शैली में किस पक्षी का सर्वाधिक चित्रण किया गया है, तो आपको यहाँ पर मोर याद रखना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, मोर याद रखना है। दक्षिणी शैली में एक चीज आपको ध्यान रखनी है, दक्षिणी शैली जो है वो किन दो शैलियों का मिश्रण है, यानी कि ये
मुगल शैली और प्लस भारतीय शैली। ठीक है, यहाँ पर ईरानी भी थोड़ा सा हो जाता है। ठीक है, तो मुगल शैली और भारतीय शैली और ईरानी शैली को भी आपको याद रखना है, इनका मिश्रण है। तो मेन क्या हो जाएगा आपका मुगल शैली, तो मुगल शैली और प्लस भारतीय शैली का जो मिश्रण है वो क्या कहलाता है, मुगल शैली और भारतीय शैली का जो मिश्रण है वही आपकी क्या कहलाती है, दक्षिणी शैली कहलाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आदिल शाही जो वंश है कहाँ शासन करता था, आपको बताना है जो आदिल शाही वंश है वो कहाँ शासन करता था। तो देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है जो बहमनी साम्राज्य था, जब बहमनी साम्राज्य का जब पतन हो जाता है तो वो जो क्षेत्र है वो 5 भागों में डिवाइड हो जाता है। कितने भागों में डिवाइड हो जाता है, वो 5 भागों में डिवाइड हो जाता है। एक तो आपका हो जाएगा बीजापुर, ठीक है, एक हो जाएगा आपका, 1 मिनट यहाँ पर, 1 मिनट रुकिए, हाँ, एक तो हो जाएगा बीजापुर, नंबर 1 बीजापुर हो जाएगा। फिर आपको याद रखना है अहमदनगर, अहमदनगर। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको ध्यान रखना है। तीसरा आपका हो जाएगा गोलकुंडा, ठीक है, तो गोलकुंडा हो जाएगा। चौथा आपका हो जाएगा बरार, ठीक है, तो ये चौथा क्या हो जाएगा, बरार हो जाएगा। पांचवा हो जाएगा बीदर। तो ये 5 जो है क्षेत्रों में डिवाइड हो गया था, यानी कि बहमनी जो बहमनी सुल्तान थे उनका जब आधिपत्य जब खत्म हो जाता है, जो वो क्या है उनका अंत हो जाता है, तो वो जो क्षेत्र होता है वो 5 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, बीजापुर में, अहमदनगर में, गोलकुंडा और बरार में और बीदर में। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखिए जो आर्ट की अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर सिर्फ आपका बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 ही आपको आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि आर्ट के अगर जो आर्ट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको 3 से ही पूछे जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि कौन कौन से हो जाएंगे। तो यहाँ पर बीजापुर हो जाएगा, ठीक है, अहमदनगर और गोलकुंडा यहाँ पर हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा आदिल शाही और इनका वंश भी है अलग अलग जगह पे, तो आपको ये ध्यान रखना बीजापुर में कौन सा वंश था, तो आदिल शाही वंश। बीजापुर में कौन सा वंश हो जाएगा, आदिल शाही, ठीक है, आदिल शाही वंश हो जाएगा। ठीक है, अहमदनगर में कौन सा हो जाएगा, निज़ाम शाही, ठीक है, अहमदनगर में हो जाएगा निज़ाम शाही। ठीक है, गोलकुंडा में कौन सा हो जाएगा, तो कुतुब शाही, गोलकुंडा में हो जाएगा कुतुब शाही। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन में यहाँ पर क्या दे रखा है कि आदिल शाही जो वंश है, आदिल शाही वंश कहाँ शासन करता था, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, गोलकुंडा हो जाएगा, हैदराबाद होगा, बीजापुर होगा या अहमदनगर होगा। तो यहाँ पर बीजापुर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, तो बीजापुर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो बीजापुर यहाँ पर राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो आदिल शाही वंश कहाँ शासन करता था, बीजापुर आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको गोलकुंडा भी याद रखना है, तो गोलकुंडा भी कौन सा हो जाएगा, कुतुब शाही वंश हो जाएगा। हैदराबाद भी आपको याद रखना है, तो हैदराबाद, यहाँ पर हैदराबाद नहीं आएगा, यहाँ पर ये आपको चीज़ें यहाँ पर क्लियर होनी है, हैदराबाद से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर आपको याद रखना बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बरार और बीदर, आपको ये 5 क्षेत्र याद रखना, जिसमें बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग यहाँ पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रस कितने प्रकार के होते हैं, आपको यहाँ पर बताना है रस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग देखेंगे रस कितने प्रकार के होते हैं, 8 होते हैं, 9 होते हैं, 12 होते हैं या 7 होते हैं। तो रसों की संख्या कितनी है, तो रसों की जो संख्या है वो क्या है, 9 है। ठीक है, रसों की संख्या, मुख्य रसों की संख्या जो है वो 9 है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि क्या कहते हैं, भरत मुनि के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए भरत मुनि के अकॉर्डिंग रसों की संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना है भरत मुनि के अकॉर्डिंग रसों की संख्या कितनी है, 8 है। तो वैसे रस पूछा जाए तो आपको 9 याद रखना है, यानी कि रसों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 है। लेकिन भरत मुनि के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है 8 है। ठीक है, भरत मुनि के अकॉर्डिंग आपको 8 याद रखने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर रसों की संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई, क्योंकि यहाँ पर भरत मुनि नहीं दे रखा है। क्वेश्चन पूछा जाएगा भरत मुनि के अकॉर्डिंग तो आपको 8 बताना, भरत मुनि के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा तो 8 बताना है। अब वैसे आपसे पूछा जाए तो रसों की संख्या यहाँ पर 9 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कुतुब मीनार। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कुतुब मीनार को पूरा किसने कराया, तो पूछा गया कुतुब मीनार जो है उसको पूरा किसने कराया, कुतुबुद्दीन ने, इल्तुतमिश ने, रज़िया सुल्तान ने या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है जो कुतुब मीनार है इसको पूरा किसने कराया।
तो देखिए सबसे पहले आपको याद रखना जो कुतुब मीनार है वो कहाँ है, आपका दिल्ली में है। ठीक है, कुतुब मीनार आपका कहाँ है, दिल्ली में है, ये पता ही होगा आपको। तो कुतुब मीनार लोकेटेड है दिल्ली में। ठीक है, फिर आपको याद रखना है जो कुतुब मीनार की जो स्टार्टिंग है, जो कुतुब मीनार की जो नींव है वो किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, यानी कुतुब मीनार को बनाने का जो काम स्टार्ट किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। लेकिन इसको पूरा किसने किया है, तो यहाँ पर पूछा गया इसको पूरा किसने किया है, तो आपको याद रखना है पूरा किसने किया है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है इल्तुतमिश आपको याद रखना है। ठीक है, तो कुतुब मीनार को पूरा किसने कराया था, तो इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। तो यहाँ पर इल्तुतमिश ऑप्शन राइट हो जाएगा। सबसे पहले आपको याद रखना, ये और चीज़ें आपको याद रखनी है, जो कुतुबुद्दीन है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, तो ये गुलाम वंश का संस्थापक कहलाता है। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए इसका असली जो संस्थापक कौन है, तो इल्तुतमिश आपको याद रखना है। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, तो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक को याद रखना है। अगर पूछा जाए वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आपको इल्तुतमिश याद रखना है। कुतुबुद्दीन जो था उसी का दामाद इल्तुतमिश था, यानी कि कुतुबुद्दीन का जो इल्तुतमिश था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन था, दामाद था। ठीक है, यानी कि कुतुबुद्दीन कौन थे, ससुर थे। ठीक है, ये कौन थे, ससुर थे, यानी कि नॉर्मल लैंग्वेज में आप समझिए ये ससुर थे और ये उनके कौन थे, दामाद थे। ये आपको यहाँ पर चीज़ क्लियर हुई। ठीक है, और इल्तुतमिश की जो पुत्री कौन थी, रज़िया सुल्ताना थी। ठीक है, रज़िया सुल्तान बोली, रज़िया सुल्ताना बोली, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो क्या मैंने आपको बताया, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उन्होंने कुतुब मीनार की नींव रखी। पूरा किसने कराया, उनके दामाद इल्तुतमिश ने पूरा क्यों कराया। रज़िया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, जिन्होंने पर्दा प्रथा को पूरी तरीके से निषेध किया, यानी कि उन्होंने खुले में आकर के जो है राज वगैरह करना शुरू किया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद है। हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कुतुब मीनार को किसकी याद में बनवाया था, तो बख्तियार काकी, यानी कि इनके गुरु जो थे बख्तियार काकी, जो इनके गुरु थे उनकी याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन जो है वो पूरा नहीं हो सका, उसके बाद इसको इल्तुतमिश ने पूरा कराया। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मोट की मस्जिद कहाँ है, आपको बताना है मोट की मस्जिद कहाँ है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। तो मोट की मस्जिद कहाँ है, दिल्ली में, आगरा में, अजमेर में या बनारस में। ठीक है, तो दिल्ली में हो जाएगा, आगरा में हो जाएगा, अजमेर में हो जाएगा या बनारस में हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन दिल्ली यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो मोट की मस्जिद कहाँ है, दिल्ली में मोट की मस्जिद है। ठीक है, मोट की मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, सिकंदर लोदी ने कराया। पूछा जाए ये जो मोट की मस्जिद है इसका निर्माण किसने कराया था, सिकंदर लोदी ने कराया था। ठीक है, और आगरा की नींव किसने डाली थी, तो भी आपको याद रखना है सिकंदर लोदी ने ही डाली थी। तो आगरा की नींव किसने डाली थी, आगरा शहर की नींव किसने डाली थी, तो सिकंदर लोदी ने ही डाली थी। तो ये भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिकंदर लोदी से। तो मोट की मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, सिकंदर लोदी ने। ठीक है, आगरा की नींव किसने रखी, आगरा शहर की नींव किसने रखी, तो सिकंदर लोदी। ये दोनों ही आपको क्वेश्चन याद रखने हैं, ये आपको याद रखना है। और इनके पिता का नाम क्या था, बहलोल लोदी, और इनके लड़के का नाम क्या था, इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो इनके पिता का नाम क्या था, बहलोल लोदी। 1 मिनट यहाँ पर मैं लिखती हूँ, बहलोल लोदी, बहलोल लोदी, यानी कि ये इनके फादर थे। इनके बेटे कौन थे, तो सिकंदर लोदी हो जाएगा। ठीक है, और इनके बेटे कौन थे, तो ये भी आपको रखना, इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी जो है इनके बेटे हो जाएंगे। तो तीनों पीढ़ी आपको याद रखनी है, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। इस तरीके से आपको याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं इनके पिता का नाम क्या था, या पूछ लेते हैं इब्राहिम लोदी के फादर का नाम क्या था। तो तीनों पीढ़ी आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो मोट मस्जिद का जो मोट मस्जिद है कहाँ है, तो दिल्ली में है। ठीक है, किसने बनवाई है, तो सिकंदर लोदी ने बनवाई है। तो यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1 मिनट। महाभारत में अनिरुद्ध का चित्र बनाया। अब देखिए यहाँ पर मैंने जब महाभारत की जो सीरीज चलाई थी, यानी कि महाभारत जो चित्रकला का जो वर्णन है विभिन्न बुक्स में है, यानी कि अलग अलग बुक्स में हम लोग जो चित्रकला का वर्णन देखते हैं, तो उसी तरीके से उसी वे में हम लोगों ने महाभारत को देखा था कि महाभारत में जो चित्रकला का जो वर्णन है किस तरीके से क्या है, वो मैंने आपको बताया था। उसका वीडियो अपलोड है, वो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, महाभारत में अनिरुद्ध का चित्र बनाया। तो अनिरुद्ध जो कौन थे, अभी यहाँ पर और भी चीज़ें हम लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे।
तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, अमृता शेरगिल, मीरा मुखर्जी, मैं या चित्रलेखा। तो अनिरुद्ध का जो चित्र बनाया था वो किसने बनाया था? चित्रलेखा ने बनाया था। ठीक है, अनिरुद्ध का जो चित्र है वो किसने बनाया था? चित्रलेखा ने बनाया था। महाभारत में एक कहानी प्रसिद्ध है किसकी? उषा और अनिरुद्ध की। उषा और अनिरुद्ध की एक कहानी प्रसिद्ध है और चित्रलेखा उषा की क्या थी? दासी थी, सॉरी प्रचायिका थी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना, प्रचायिका मीन्स नर्स थी। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना, चित्रलेखा उषा की क्या थी? प्रचायिका थी। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने देखा था महाभारत में एक जो कहानी जो फेमस है उषा अनिरुद्ध की। जो उषा ने अपने जो है सो रही थी तो उन्होंने उनको क्या प्रेम हो जाता है। और ये जो अनिरुद्ध थे वो किसके पौत्र थे, यानी कि पोते थे। तो ये किसके पोते थे? ये कृष्ण जी के पोते थे। तो उनको ये क्या है, ये मतलब ख्वाब में जो है सपने में उनसे वो प्रेम कर बैठती हैं और जब उनकी सुबह आँख खुलती है तो जब उनको वो नहीं पाती तो वो व्याकुल हो जाती हैं। फिर वो चित्रलेखा उनसे पूछती हैं कि वो क्यों परेशान है। मैंने मतलब अपनी लैंग्वेज में मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो वो चित्रलेखा पूछती है कि आप क्यों परेशान है, तो वो पूरी बात उनको बताती है कि ये बात है। फिर उन्होंने उनके कहने के अकॉर्डिंग, यानी कि वो जो कुछ भी बताती गई और उन्होंने उसको यानी कि चित्रलेखा ने उस चित्र को जो है बना के रख दिया। फिर दिखाया कि आप इन्हीं की बात कर रहे हैं क्या, मतलब आप जो है जो जिसका आपने देखा स्वप्न है क्या वो यही है। तो इस तरीके से वो अनिरुद्ध को देख करके फौरन ही पहचान लेती हैं। तो इस तरीके से कहानी जो है महाभारत में प्रचलित है। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही था, अनिरुद्ध का चित्र किसने बनाया? तो चित्रलेखा ने बनाया। ये चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बौद्ध धर्म, यानी बौद्ध धर्म से रिलेटेड आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही पढ़ना है। अगर आप आर्ट का एग्जाम देने जा रहे हैं या आप किसी भी और का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर बौद्ध धर्म के संस्थापक पूछा गया है तो महावीर स्वामी हो जाएगा। ठीक है, गौतम बुद्ध हो जाएंगे, आनंद हो जाएंगे, महावीर स्वामी हो जाएंगे, गौतम बुद्ध हो जाएंगे, आनंद हो जाएंगे या ऋषभ देव हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो जो गौतम बुद्ध है, यानी कि जो गौतम बुद्ध है वो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे? गौतम बुद्ध हो जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर गौतम बुद्ध से रिलेटेड आपको और चीज़ें यहाँ पर क्लियर करनी है। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था ये भी आपको याद रखना है, सिद्धार्थ। हालांकि ये जो है क्वेश्चन है इजी लगते हैं लेकिन फिर भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो क्या कहते हैं गौतम बुद्ध और जो है महावीर स्वामी, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि कुछ चीज़ें उसमें आपस में मैच कर जाती हैं। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ये किस यानी कि गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, और आपको याद रखना जो महावीर स्वामी थे वो किस धर्म से रिलेटेड है? जैन धर्म से। ये जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभ देव। और 24वें तीर्थंकर कौन हो जाएगा? महावीर स्वामी हो जाएंगे। यानी कि पहले तीर्थंकर जो ऋषभ देव हैं वो जैन धर्म के संस्थापक हैं। ठीक है, और 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी हैं। ठीक है, तो ये आपको चीज़ याद रखनी है। महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। ठीक है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो वर्धमान यानी कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ और इन्हीं को कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया, यानी कि एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, जिनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, इस तरीके से आपको ये चीज़ याद रखनी है। और इनका जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म आपको याद रखना है लुम्बिनी में। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। किसका? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धोधन। यानी कि इनका नाम क्या था? सिद्धार्थ और इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धोधन। ठीक है, तो आपने अगर इंटर में इंग्लिश ले रखी होगी तो उसमें लाइट ऑफ एशिया पूरी बुक दे रखी है, तो उसमें पूरी तरीके से डिटेल बताया गया है। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ था, चन्ना थी, महामाया था, महामाया सब कैरेक्टर उसमें थे। तो अगर आपने लाइट ऑफ एशिया बुक पढ़ी होगी, अगर आपने इंग्लिश इंटर में ले रखी होगी तो यूपी बोर्ड में, तो आपको यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर वो भी चीज़ें आपको रिमाइंड करा देती हैं क्योंकि लाइट ऑफ एशिया नाम से ही बुक थी। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ें हम लोगों ने क्या क्लियर की, फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो गौतम बुद्ध जो थे उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। महावीर स्वामी जैन धर्म से रिलेटेड है, जैन धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे? ऋषभ देव हो जाएंगे। और 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी जी हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चढ़ते हैं। सिर को कितने भागों में बांटा गया है? यानी कि जब हम कोई चित्र बनाते हैं तो उस चित्र को मापते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके सिर को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में, 1 मिनट, 5 भागों में,
6 भागों में, 4 भागों में, 64 भागों में, ये आपको बताना है। सिर को कितने भागों में बांटा गया है? तो सिर को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो सिर को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला कौन सा हो जाएगा? केश। ठीक है, दूसरा कौन सा हो जाएगा? ललाट। ललाट मीन्स होता है फोरहेड, मीन्स माथा, ललाट हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा नासिका, हो जाएगा। ठीक है, चौथा हो जाएगा आपका ओंठ। ठीक है, ओंठ या होंठ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो सिर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, केश, ललाट, नासिका, होंठ। आपको ये 4 भाग आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, भारतीय का पूछा जाए, भारतीय प्रमाण के अनुसार, यानी कि भारतीय प्रमाण के अनुसार जो मानव है उसको कितने ताल में बांटा गया है? तो 7.5 ताल। देखिए इसमें भी अलग अलग वेरिएशन है, लेकिन क्वेश्चन अगर आए कि भारतीय प्रमाण के अनुसार, अगर ये क्वेश्चन है भारतीय प्रमाण, ठीक है, भारतीय प्रमाण के अनुसार जो मानव का जो शरीर होता है वो कितने ताल का है? तो 7.5 ताल आपको याद रखना है। तो ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना है कि भारतीय प्रमाण के अनुसार मानव शरीर जो है वो कितने ताल में डिवाइड है? तो 7.5 ताल में डिवाइड है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर दोनों आपको क्लियर हुई, सिर का भी क्लियर हो गया और मानव शरीर है उसका जो ताल कितने ताल में डिवाइड है, तो वो भी आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वॉश पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबाना चाहिए? ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, वॉश पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबोना चाहिए? तो 8 बार, 10 बार, 6 बार या आवश्यकता अनुसार। तो देखिए जो वॉश हम लोग पेंटिंग करते हैं, जो वॉश यानी कि जो जल रंग से जो हम लोग पेंटिंग बनाते हैं, तो उसको हम लोग जल में, पानी में डिप करते हैं, यानी कि जो चित्रकार होता है वो पानी में डिप करता है। तो क्वेश्चन पूछा गया कितनी बार डुबाना चाहिए? तो इसमें आवश्यकता अनुसार होता है, यानी कि जितने बार में आपका कलर सेट हो जाए उतनी बार आपको डिप करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो है उसी में डिप करे हुए रखे हैं, पता चला पूरा कागज ही उसी में गल गया। तो जो चित्रकार होता है, जो आर्टिस्ट होता है, वो अपने सुविधा के अनुसार, अपने चित्र के अनुसार, अपने कलर के अनुसार वो पानी में जितनी बार चाहे डिप कर सकता है। ठीक है, कोई भी लिमिट नहीं है, 8, 10, 6। अब एक बार में आपका चीज़ क्लियर हुई तो एक ही हो जाएगा, 2 में हो रही तो 2 हो जाएगा। तो आवश्यकता अनुसार वो वहाँ पर डिप कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टेम्परा में पायस प्रयुक्त होता है। तो आपको बताना है कि जो टेम्परा है तो उसमें पायस कौन सा होता है? अंडा हो जाएगा, गोंद हो जाएगा, ग्लिसरीन हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। तो इसमें पायस के रूप में क्या चीज़ होता है? तो आपको याद रखना है, अंडा भी होता है, गोंद भी होता है, ग्लिसरीन भी होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो टेम्परा में पायस कौन सा हो जाए? अंडा, गोंद, ग्लिसरीन, आपको तीनों ही याद रखना है। तो उपर्युक्त कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो उपर्युक्त सभी वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 पे चलते हैं। लाइट टू डार्क, यानी कि लाइट मीन्स हल्के से गहरे, हल्के से गहरा किया जाए, यानी कि हल्के से गहरे जो चीज़ है वो किस में की जाती है? तैल रंग में, टेम्परा में, जल रंग में या कोई नहीं। तो हल्के से गहरे का यूज़ किस में किया जाता है? तो याद रखना है आपको, जल रंग में किया जाता है। पहले लाइट शेड लगाया जाता है, फिर डार्क शेड लगाया जाता है। तो हल्के से गहरे रंग का किस में हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है, यानी कि जल रंग, यानी कि वाटर कलर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, एलोरा गुफा क्यों प्रसिद्ध है? अब देखिए अजंता गुफा, एलोरा गुफा, बाघ की गुफा, ठीक है, बादामी गुफा, ये सारी आपने गुफाएं पढ़ रखी होंगी। कुछ गुफाओं पे मैंने भी वीडियो अपलोड कर रखे, उसको देख लीजिए। आगे की सीरीज अभी आगे मैं वीडियो अपलोड करूंगी। ठीक है, फिलहाल जितने वीडियोस पढ़े हैं उसको आप रिवीजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात किसकी चल रही है? एलोरा गुफा की। तो एलोरा गुफा किस लिए प्रसिद्ध है? कैलाश मंदिर, राहुल समर्पण के लिए, महाहंस जातक के लिए, ठीक है, या बुद्ध उपदेश के लिए। तो यहाँ पर आपको बताना कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर कैलाश मंदिर जो है, ये जो एलोरा गुफा है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? कैलाश मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ये किस में है? ठीक है, तो गुफा नंबर 16 में ये पाई जाती है। ठीक है, गुफा नंबर 16 में जो कैलाश मंदिर है तो उसके लिए एलोरा गुफा फेमस है। एलोरा गुफा में कितनी जो है गुफाएं हैं? एलोरा गुफा कितनी गुफाएं हैं? तो आपको याद रखना है 34 गुफाएं हैं। ठीक है, कितनी गुफाएं हैं? तो आपको 34 गुफाएं याद रखना है। अब जो एलोरा जो गुफा है वो जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म तीनों धर्म से रिलेटेड है, यानी कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म तीनों धर्म से रिलेटेड एलोरा गुफा है। जबकि अजंता जो गुफा है वो सिर्फ बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, तो एलोरा गुफा आपको याद रखना है तीनों धर्म से रिलेटेड है। तो 1 से
1 से जो 12 है वो किस धर्म से है? बौद्ध धर्म। ठीक है, 1 से जो 12 गुफा है वो बौद्ध धर्म। फिर 13 से जो 29 है, 13 से जो 29 है वो कौन सी हो जाएगी? हिंदू धर्म यानी कि ब्राह्मण धर्म हो जाएगी। ठीक है, तो ब्राह्मण धर्म हो जाएगी। फिर 30 को आपसे 34 आपको याद रखना है, तो कौन सी हो जाएगी? जैन धर्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी ब्राह्मण धर्म हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो 1 से 12 हो जाएगी बौद्ध धर्म, 13 से 29 हो जाएगी ब्राह्मण धर्म हिंदू धर्म, 30 से 34 हो जाएगी जैन धर्म। तो इस तरीके से 34 गुफाएं एलोरा गुफा हैं। ठीक है, जिसमें कैलाश मंदिर जो है गुफा नंबर 16 में, कैलाश मंदिर किसमें है? गुफा नंबर 16 में है, और इसी के लिए जो है इम्पोर्टेंट, इसी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब ये पूछा जाता है ये है कहाँ? तो ये औरंगाबाद से 29 किलोमीटर दूरी पे है। तो ये जो एलोरा जो गुफा है औरंगाबाद से 29 किलोमीटर यानी कि 29 जो है किलोमीटर दूर है। कहाँ? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में जो औरंगाबाद जो क्षेत्र है उससे ये 29 किलोमीटर दूरी पे है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर हुई। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये किस शैली से मेल खाता है? तो ये वेसर शैली। मैंने आपको शैलियाँ पढ़ा रखी, नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली। इस पर पूरा वीडियो अपलोड है, बहुत ही डिटेल वीडियो मैंने बनाया था, और आप लोगों के कॉमेंट भी अच्छे भी आए थे। तो आप लोगों ने जिन्होंने ना देखा तो उसको वहाँ पर देख लीजिएगा। जो है आपकी नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली, जो तीनों जो शैलियाँ हैं मंदिर बनाने की, तो उस पर वीडियो बन रखा है। तो यहाँ पर जो कैलाश मंदिर किससे रिलेटेड है, यानी किससे थोड़ा मेल खाता है? तो वेसर शैली से मेल खाता है। बेसर बोलिए चाहे वेसर बोलिए, ठीक है, एक ही चीज है। मैंने वहां पर जब डिटेल वीडियो बताई थी तो मैंने बताया किस तरीके से वेसर बेसर शब्द जो है आया है। ठीक है, तो यहाँ पर उसका जिक्र मैं नहीं करूंगी। ठीक है, और ये जो है ये एकाश्मक शैली से बना। एकाश्मक का मतलब एक पत्थर को काट कर जो बनाया जाता है उसको बोलते हैं एकाश्मक। ठीक है, तो कैलाश मंदिर जो है वो एकाश्मक शैली का बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपको चीज यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर एलोरा जो गुफा के बारे में हम लोगों ने कई क्वेश्चन क्लियर किए। कैलाश मंदिर जो गुफा नंबर 16 में है, 34 गुफाएं हैं, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म, तीनों धर्म से रिलेटेड है, औरंगाबाद से 29 किलोमीटर दूरी पे है। तो काफ़ी क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर क्लियर किए। तो आज के रहिए 15th क्वेश्चन। आपको ये 15 क्वेश्चन ज़रूर पसंद आएंगे, क्योंकि इसको मैंने डिस्क्रिप्शन के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। देखिए, जब लोगों के तक पहुंचेगी तभी जब वीडियो, जाहिर सी बात है, जब लोगों तक पहुंचेगी तभी उनको समझ में आएगा कि इस तरीके से मैंने पढ़ाया है। तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर किया करिए। लाइक करना ना करना वो उनका काम हो जाता है। अगर उनको चीज़ें पसंद आएंगी तो लाइक करेंगे, नई चीज़ें पसंद है तो नहीं लाइक करेंगे, जाहिर सी बात डिसलाइक करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।